अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स कंप्लीट बता दिया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने इसमें आपको फिर भी दोबारा एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपको इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं जिसका वो ऑर्डर हमसे पूछ रहा है कि उसका ऑर्डर बताएं कि क्या ऑर्डर है। ऑर्डर के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगेन दी है। ये देखिए, ऑर्डर लिखने का बेसिक पैटर्न जो होता है उसे कहते हैं m/n। ठीक है, हम इसको m×n भी लिखते हैं। तो इसमें जो m है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रोज़ को, और जो n है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। अब आपने इसको याद कैसे रखना है कि यार m किस लिए था और n किस लिए था। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जो रोज़ है, रोज़ के स्पेलिंग्स में आप देख सकते हैं डब्ल्यू आता है। इस डब्ल्यू का जब आप उल्टा करेंगे तो ये एम बन जाता है। इस तरह से आपने याद रखना है कि एम जो है वो रोज़ के लिए इस्तेमाल होगा, और जो कॉलम्स है उसका सेकंड लास्ट लेटर वैसे ही एन है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि एन फॉर कॉलम्स एंड एम फॉर रोज़। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप बताई है, आप इसे याद रख सकते हैं। और जी आगे हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट वन हमारा था a इज़ इक्वल्स टू दिस 2 - 5 3 एंड 6। मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए पहले रोज़ बाय एंड कॉलम्स। रोज़ क्या थी, ये जो लेटी हुई थी ये रोज़ थी। अब रोज़ और कॉलम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। ये देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ, ये तो आपको पता चल गया कि रोज़ हॉरिजॉन्टल वे को कहते हैं और कॉलम्स जो है वो वर्टिकल वे होता है। लेकिन अब इनको याद कैसे रखना है, आप रोज़ और कॉलम्स को मिक्स भी तो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक टिप निकाली है, वो ये कि आप देखें कि इस रजिस्टर के ऊपर जो रोज़ हैं, जो लाइनें लगी हुई हैं, वो किस रुख को हैं, वो लेटी हुई हैं, ये रोज़ हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वे में ये लाइंस लगी हुई हैं ये रोज़ हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं रोज़ लाइनें, रजिस्टर की सिंपल जो रोज़ होती हैं। और कॉलम, अब कॉलम क्या होता है, आपने अखबार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। उस एक अखबार के अंदर टोटल 8 कॉलम बने होते हैं इस तरह के। ये 8, ये तो मैंने 4 बनाए हैं, इस तरह के 8 लंबे लंबे कॉलम्स बने होते हैं, जिसमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखता है, उसके बाद यहाँ पे, और इस तरह से ये कॉलम्स फिल हुए होते हैं। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि अखबार में जो कॉलम्स होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, और जो रजिस्टर के ऊपर आती हैं लाइंस उन्हें हम रोज़ कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अब रोज़ और कॉलम्स का मैंने कंसेप्ट आपको दोबारा से क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। जी, फर्स्ट पार्ट था हमारा ये a इज़ इक्वल्स टू 2 - 5 3 एंड 6। तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें लिखते हैं रोज़ बाय कॉलम्स। तो रोज़ कितनी है इसमें, 2, ये है 1 और ये वाली 2 रोज़ हैं, तो सबसे पहले आ गए यहाँ पे 2 बाय, एंड कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, बी पार्ट में देख लेते हैं जी, 1 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा 2/2। डी पार्ट आगे है, सी पार्ट नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा। डी पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि जी इसमें कितनी रोज़ हैं 1 2 एंड 3 रोज़ एंड कॉलम्स इसमें 1 है। ओके जी, ठीक है, तो इसमें अब हमारा ऑर्डर आ गया है 3/1। नेक्स्ट पे मूव करते हैं ई पार्ट। इसमें रोज़ देखें 1 2 एंड 3 रोज़ हैं बाय, एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं। सेम लाइक दैट एफ़ में अब आप देखें कि रोज़ कितनी है, रोज़ तो एक ही है। कॉलम अब आप कहेंगे लंबा वाला, लंबा इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2-3 लाइंस पर मुश्तमिल हो, ये एक है तो इसे भी कॉलम ही कहेंगे। ठीक है जी, ये एक भी कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। नेक्स्ट जी पार्ट में मूव करते हैं। इसका है जी रोज़ कितनी है 1 2 एंड 3 रोज़ हैं, एंड कॉलम्स भी 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का बेसिक पैटर्न क्या है। जो इसका बेसिक पैटर्न है रोज़ बाय कॉलम्स, यानी पहले रोज़ लिखनी है और बाद में ही कॉलम्स लिखनी है। ठीक है जी, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, डैट इज़ एज।
एज में देखें रोज़ कितनी है हमारे पास 1 एंड 2, 2 रोज़ एंड कॉलम्स 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा रोज़ बाय कॉलम्स मीन्स 2/3। इसमें हमारे पास ऑर्डर आ जाता है एक रो है यानी 1 बाय कॉलम्स कितने हमारे पास 2। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दें जी, ऑर्डर क्या है। तो वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैंने आपको इसके बारे में टिप्स भी दे दी हैं जिनको आप याद करके इनको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। उसने हमें कुछ सेट्स दिए हैं, ये सेट्स हैं गिवन, इनमें से वो पूछ रहा है कि कौन से सेट्स इक्वल हैं, लाइक ए बी के इक्वल है कि नहीं, ए सी के इक्वल है कि नहीं, इस तरह से उसने पूछा। तो हम देखते हैं, फर्स्ट सेट है हमारा 3। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इक्वल सेट्स का जो है सारा कंसेप्ट दे दिया था कि इक्वल सेट्स में दो चीज़ें सेम होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड सेकेंडली एंट्रीज़, कि एंट्रीज़ भी आपकी सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट था आपका 3, ठीक है, फर्स्ट ए जो है वो 3 है। अब इन सारे मैट्रिक्सेस में देखें कोई ऐसा जिसमें 3 ओनली 3 लिखा हो। अब ओनली 3 मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें ब्रेक डाउन करके लिखा हो, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 - 2, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे 3 ही आएगा, इसलिए मैं कहूँगी कि ए जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये स्टेटमेंट निकाली कि ए सी के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट में मूव, और हम बाकियों में देख लें कि बाकियों में किसी में भी ऐसी कोई खाली 3 की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हम बी पार्ट में मूव करते हैं, 3 एंड 5, 3 और 5 लिखा हुआ है। तो एक तो था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए। तो हम देखते हैं बी के अलावा ये आता है यहाँ पे आई, आप देख लें आई 3, फर्स्ट एंट्री 3 है जी, दूसरी 5, तो यहाँ पे क्या लिखा है उसका ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ 3 + 2, मतलब ये इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो ये भी 3 और यहाँ पे 5 ही बनता है। इसका मतलब है बी इक्वल होता है आई के, और जो डी है उसमें एंट्रीज़ तो सेम है ना, 5 और 3 एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो ये भी इनके इक्वल में ही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ ई पे, क्योंकि ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी, डी भी, अब ई पे बात आ जाती है 4602। आपको फ़ौरन करस्पॉन्डिंगली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 4602 जो है एज में है, एज वाला ये 4602 है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ई जो है मेरे पास एज के इक्वल है। आगे जे वाला सेट देखें, उसने इस तरह से उसका ब्रेक डाउन किया हुआ है, 2 + 2, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0 एंड 2 + 0 2, तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ आती हैं 4 6 0 एंड 2, सेम लाइक दैट। तो मैंने ये लिख दिया कि E = H = J, यानी J की एंट्रीज भी ऑर्डर भी सेम इसके इक्वल है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास F भी हो गया, अब बात आ जाती है G की। ठीक है, G E हो गया, चलें F को देख लें। F की है जी 2 और 6। अब इस पूरे में देखें कोई ऐसी वैल्यू जहाँ पे 2 और 6 आ रहा हो तो हम यहाँ G पे मूव करते हैं। 3 - 1 करें तो 2 आएगा, 3 + 3 करें तो 6 आएगा। इट्स मीन कि G जो है वो F के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, H I एंड J ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे बेसिक इनके आंसर्स हैं कि ये जो 1 है ये A है, C के इक्वल है, B D E एक दूसरे के इक्वल्स हैं, E H J एक दूसरे के इक्वल और G F के इक्वल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D। उसने आपको कुछ ये दो मैट्रिसेस दिए हैं जिनको उसने इक्वल रखा है। अब A B C और D का उसने कहा है कि वैल्यूज़ बताएं, तो अब वो कैसे बतानी है जी, मैंने सोल्यूशन में इनको लिखा है सेट को। इसकी करस्पॉन्डेंस देखें, A + C ये इस मैट्रिक्स की पहली वैल्यू है, तो इधर इस मैट्रिक्स की पहली वैल्यू क्या है 0, A + C की करस्पॉन्डेंस आती है 0 से, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, A + E = 0। सेकेंड मेरे पास आती है A + 2B, इस मैट्रिक्स की ऊपर वाली लाइन की दूसरी वैल्यू है, तो इधर इसके करस्पॉन्डेंस में -7 आती है, तो ये इसके इक्वल, बीच में इक्वल का साइन है ना, इसलिए ये एक एक वैल्यू एक एक इधर की वैल्यू के इक्वल आएगी।
तो a प्लस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगी c-1 इज इक्वल्स टू 3 एंड फोर्थ इक्वेशन बनेगी 4d-6 इज इक्वल्स टू 2d। यहाँ से मैंने अपने पास 4 इक्वेशंस निकाल ली। अब मुझे आगे चाहिए वैल्यूज़, तो मैं देखूँगी मुझे सबसे आसान इक्वेशन ये मिलेगी, ये इक्वेशन नंबर 3, जिसमें से मैं एक वैल्यू निकाल सकती हूँ ईजिली। तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 ले ली, c-1 इज इक्वल्स टू 3। अब आपको पता है कि जब कोई वैल्यू इधर नेगेटिव में होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे -1 था, ये इस तरफ आके +1 हो गया, और अब यहाँ पे 3 + 1 c इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है। अब हमने सेकंड वैल्यू लेनी है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास है a + c इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से अगर आप c की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास a की वैल्यू आ सकती है। आपने लिखा a + c इज इक्वल्स टू 0 एंड देन आपने c की जगह आपने 4 लिखा इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर पॉजिटिव था तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -4। ठीक है जी, ये आ गया a इज इक्वल्स टू -4। आगे हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी थी a + 2b इज इक्वल्स टू -7। सो a की वैल्यू आपके पास आ गई -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7। ये 4 इधर नेगेटिव था, इधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो -7 + 4 यहाँ पे आ जाएगा -3। 2b इज इक्वल्स टू -3। अब 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 ये आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 थी हमारे पास 4d-6 इज इक्वल्स टू 2d। इट्स मीन दैट कि 4d हम वेरिएबल्स को हमेशा इकट्ठा कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं। तो ये 2d भी इसके साथ का ही कांस्टेंट था, इसलिए 4d- ये इधर 2d इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया और हमने इनको इकट्ठा कर लिया। ये -6 इधर नेगेटिव था तो दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया। अब 4d - 2d किया तो 2d आ गया इज इक्वल्स टू 6। अब d इधर ही आ गया और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 4 वैल्यूज़ निकाली a b c एंड d। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं सो a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -3/2। बुक में यहाँ पर वो लिखता है b इज इक्वल्स टू -1.5। अगर आप 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो -1.5 आपके पास इजीली आ जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट बता दी है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई मसला है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कुछ भी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप इस आगे मज़ीद इस एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तब मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर 1.2 के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।